नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। इस बीच खुलासा यह भी हुआ है कि नुपुर के खिलाफ पटना में गिरफ्तार संदिग्ध आरोपी के मोबाइल से नुपुर के घर का एड्रेस यानी पता मिला है, जिसके बाद बात सामने ये आई है कि ये लोग नुपुर के घर पर हमले की तैयारी कर रहे थे। उधर पाकिस्तान ने भी नुपुर की हत्या के लिए एक घुसपैठिया भेजा था, जो गिरफ्तार हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश की परतें खुलती जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां से हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ। दूसरी तस्वीर पूर्वी चंपारण के चकिया की है, जहां दहशत की ट्रेनिंग दी जा रही है। और तीसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां पीएफआई का झंडा फहराया गया था। पटना में पीएफआई की साजिश का खुलासा फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद हुआ। 12 जुलाई को पीएम मोदी का बिहार दौरा था और इस दौरान पटना पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद छापेमारी हुई और 2 आरोपियों को आपत्तिजनक पर्चे के साथ गिरफ्तार किया गया। और इस गिरफ्तारी के बाद देश विरोधी साजिश की परतें खुलने लगी। उस दिन पटना पुलिस ने 2 आरोपी जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके देश विरोधी मंसूबे के मॉड्यूल का पता चला। पटना पुलिस की एफआईआर में 26 सक्रिय लोगों के नामों का जिक्र है, जिनमें से पटना के रहने वाले 10 लोग हैं, दरभंगा मधुबनी के 3 लोग, कटिहार के 2, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, अररिया और वैशाली के 1 लोग हैं। इस नेटवर्क में शामिल 5 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा का नंबर और पता मिला है। अतहर परवेज ने पूछताछ में बताया है कि नुपुर के दिल्ली वाले घर का पता व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। मकसद ये कि जो भी उसके घर पहले पहुंचेगा वह हमला करेगा। एनआईए, आईबी और पटना पुलिस की छानबीन के दौरान ये जानकारी सामने आई है। मतलब साफ है कि पटना में रची जा रही साजिश का मकसद नुपुर शर्मा के घर पर जाकर हमला करना था। फिलहाल अतहर परवेज की रिमांड खत्म हो चुकी है और कोर्ट के आदेश के बाद उसे बेऊर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस की पूछताछ के दौरान अतहर परवेज ने खुलासा किया, आतंक की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर केरल से आए थे। बिहार के 13 जिलों में कैंप ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाती थी। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया समेत 13 जिलों में कैंप ऑफिस हैं। नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस करीब 8 जिलों में छापेमारी कर रही है। खुलासा ये भी हुआ है कि नुपुर कांड के बाद विवादित वीडियो दिखाकर अशिक्षित और बेरोजगार मुस्लिम युवकों को गुमराह करना और फिर आतंक के दलदल में धकेलना इनके गैंग का मकसद हो गया था। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए पटना से बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके लिए दूसरे राज्य से लोग आते थे। पीएफआई को लेकर हो रहे इन खुलासों के बाद अब बिहार में इस संगठन को बैन करने की मांग उठने लगी है। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक सुशील मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसका समर्थन बीजेपी के सांसद और विधायक भी कर रहे हैं। देखिए, जो पीएफआई के बारे में जो बिहार में खुलासा हुआ है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा के पूर्व उनकी पूरी तैयारी थी, उनका जो पाकिस्तान कनेक्शन है उसका भी खुलासा हो चुका है। और इसके पहले कर्नाटक में, केरल में उसकी जो सारी गतिविधियां हैं वो सभी लोगों के सामने है। और अब जो खुलासा हुआ, मुझे लगता है कि अब इसके बाद बिहार सरकार और भारत सरकार को इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलग्न है, आतंकवाद में संलग्न है, जो तो ऐसे ये को प्रतिबंधित करना ही चाहिए। पीएफआई का सीधा एजेंडा है भारत को गजवाए हिंद इस्लामिक इंडिया में परिवर्तित करना, वो भी जिहाद से, हिंसात्मक जिहाद से। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? होगा हुआ है। और ये पीएफआई सिम्मी का ही बड़ा रूप है। मैं समझता हूँ सरकार इसको बैन जरूर लगाएगी और देश हित में बैन रखना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, दहशत के दरभंगा जिले की राजनीति में पकड़ रखने वाले
जेडीयू के नेता और मंत्री मदन सहनी भी संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। कोई भी संगठन के माध्यम से देश विरोधी कार्य अगर किए जाते हैं तो उसको जरूर बैंड लगना चाहिए, जिससे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, व्यक्ति का नुकसान हो और आपसी सौहार्द का वातावरण खराब हो। अगर वैसे काम में कोई भी संगठन लगा हुआ तो उसको हर हाल में बंद करना चाहिए। तो ये कोई अनुचित मांग तो है नहीं। निश्चित रूप से अगर कोई भी देश विरोधी काम कर रहे हैं तो उस पर जरूर बैंड लगना चाहिए, उनको जरूर जो है सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मदन सहनी बिहार के जिस दरभंगा जिले की राजनीति करते हैं, वहां पीएफआई की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं और सालों पहले तक दरभंगा आतंक के मॉड्यूल के लिए कुख्यात रहा है। इनकी जड़ें यहाँ कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जिस पीएफआई पर बिहार में पुलिस शिकंजा कस रही है, उस पीएफआई का झंडा बैनर लेकर लोग संदिग्ध आतंकियों के समर्थन में जुलूस तक निकाल रहे हैं। जिस दरभंगा में ये जुलूस निकाला जा रहा है, वहाँ के 3 लोग इस गैंग्स ऑफ फुलवारी में सक्रिय थे। इनमें से एक सनाउल्लाह पीएफआई का बिहार का महासचिव है, जिसके गांव में पीएफआई की बैठकें होती थी। एबीपी न्यूज के पास उसका वीडियो भी है। सनाउल्लाह के गांव में ही रहने वाले मुस्तकिन को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला। पुलिस को मुस्तकिन की भी तलाश है, जिसका नाम एफआईआर में भी है। हालांकि मुस्तकिन खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा कर रहा है कि उसका पीएफआई से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तो इन चीजों के मामले में कोई नॉलेज नहीं है कि क्यों हुआ, किसने नाम डलवाया, क्योंकि मैं अपना घर द्वार छोड़ करके मैं शहर में रहा हूँ, 3 साल से रह रहा हूँ लगभग। सर मुझे उनका कोई संपर्क ही नहीं है, कुछ नॉलेज भी नहीं है मेरे को। मैं सर जानता इतना हूँ कि सर मैंने किसी तरह का भी कोई कांड नहीं किया। गैंग्स ऑफ फुलवारी में शामिल जिन 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, उनमें जलालुद्दीन, अतहर परवेज, अरमान मलिक, नूरुद्दीन जंगी और मरगूब अहमद दानिश का नाम शामिल है। मरगूब अहमद दानिश के बारे में बताया जाता है कि वो गजवा-ए-हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा था। सूत्रों की माने तो जांच में ये भी पता चला है कि दानिश खुद को आईएसआई का एजेंट भी बताता था। क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ साजिश का सेंटर पॉइंट बन गया है राजस्थान का अजमेर? आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 3 चेहरे हैं, जिनका नाता अजमेर की दरगाह से है, और ये तीनों वो लोग हैं जो नुपुर के खिलाफ नफरत के बोल बोल चुके हैं। पहला गौहर चिश्ती, दूसरा सलमान चिश्ती और तीसरा सरवर चिश्ती। गौहर और सलमान सलाखों के पीछे हैं, जबकि सरवर चिश्ती अपनी बातों पर माफी मांग चुका है। अब नुपुर के खिलाफ अजमेर की इस साजिश का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इस वक्त जिस बिखरे बाल वाले शख्स का चेहरा आपके टीवी स्क्रीन पर है, उसका नाम है रिजवान अशरफ, जो कि पाकिस्तान के मंडी बहाव बीन का रहने वाला है। रिजवान को राजस्थान के श्री गंगानगर बॉर्डर से बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। बीएसएफ से पूछताछ में रिजवान ने कहा है कि उसने भारत में घुसपैठ नुपुर शर्मा के हत्या के इरादे से की थी। इसके लिए पाकिस्तान में बाकायदा प्लानिंग की गई थी। रिजवान की प्लानिंग के मुताबिक पहले उसे अजमेर में दरगाह जाकर चादर चढ़ानी थी, फिर उसके बाद नुपुर शर्मा की हत्या करनी थी। अब इस खुलासे के बाद श्री गंगानगर में 5 एजेंसियां इससे पूछताछ में जुटी हैं। 8वीं पास रिजवान हिंदी, उर्दू और पंजाबी जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि खतरे के मद्देनजर नुपुर शर्मा का अलग अलग हाई कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी कर दिया है। मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, लेकिन नुपुर के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अब तक 26 मई को हुए टीवी कार्यक्रम को लेकर जितने भी एफआईआर दर्ज हुए हैं उनमें और भविष्य में जो एफआईआर दर्ज होंगे उनमें भी नुपुर शर्मा की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी।
तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। मॉनसून के महीने में कुछ तस्वीरें बेहद आम हैं। बारिश जब आफत बनकर बरसती है, जो पानी घरों की दहलीज भी लांघ जाता है और रास्तों को भी अपनी जद में ले लेता है। हम मानते हैं कि रास्ते डूबे जाने से जिंदगी नहीं रुकती, हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है। लेकिन आप ही बताइए, क्या पहुंचने की जल्दी में जान को जोखिम में डाल देना समझदारी है? हम बार बार अपील कर रहे हैं कि रास्तों पर नदी की तरह उफनते पानी को हल्के में मत लीजिए, वो जिंदगी छीन सकता है। देश के कोने कोने से आने वाली ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग पानी को चुनौती, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बस बहुत जा रही है उधर गई। पिछले कुछ मिनटों में आपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखी, वो मौत को न्योता नहीं है तो क्या है? पहाड़ हो या फिर मैदान, देश के उत्तर में हो या फिर दक्षिण, आसमान से बरसती आफत के बीच लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बात की सबसे ताजा मिसाल आपके सामने मौजूद है। तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत की हैं और टीवी स्क्रीन पर आपको एक पीले रंग की स्कूल बस आती हुई दिखाई दे रही है। रास्ते में बारिश का पानी आ चुका है। बस जिस रफ्तार में सड़क पर थी, उसी रफ्तार में पानी के बीच से निकलती हुई दिखाई देती है। दूसरे किनारे पर मौजूद खड़े जो लोग इस बस का वीडियो बना रहे हैं, उनके मन में हादसे की आशंका जरूर आई होगी। इसीलिए शायद वो बस के पानी से होते हुए गुजरने का वीडियो बना रहे हैं। देखो देखो झटका मार दे, देखो क्या भाग रही। बस जब पानी से गुजरना शुरू करती है तो बिल्कुल बीच में होती है, लेकिन धीरे धीरे वो तिरछी होने लगती है, उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। हर पल बस किनारे की तरफ आती हुई दिखने लगती है और इन तस्वीरों को देखकर दहशत भी बढ़ने लगती है। देखो देखो कहाँ जा रही है, बस बहुत जा रही है उधर गई। अचानक किनारे पर बस पानी के बीच ठिठक कर खड़ी हो जाती है। इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि ये एक स्कूल बस है। डर लगने लगता है कि बस के भीतर स्कूली बच्चे तो मौजूद नहीं हैं। देखो देखो झटका मार दे, देखो क्या भाग रही। पानी के बीच सिर्फ 21 सेकंड तक चलने के बाद बस का ड्राइवर ब्रेक लगाने का फैसला करता है। यानी वो समझ चुका था कि अब खतरा बढ़ चुका है और आगे बढ़ने की कोशिश खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन देखिए 21 सेकंड के बाद क्या होता है। चलिए 10 सेकंड बाद बस पूरी तरह से तिरछी हो चुकी होती है। पानी की आवाज बता रही है कि बहाव कितना खतरनाक है। और फिर
अगले 10 सेकंड के भीतर वो हादसा हो जाता है, जिसकी आशंका इस तस्वीर को देखने वाले हर किसी के जहन में पैदा हो चुकी थी। तेज बहाव के बीच पूरी बस खिलौने की तरह पलट जाती है। बस पलटने के बाद की तस्वीर और भी दिल दहलाने वाली है। पानी का बहाव और भी तेज हो चुका है। बस के सबसे अगले वाले हिस्से में बैगनी रंग की शर्ट में ड्राइवर दिखाई देता है। अरे ऊपर को आ जाओ, इधर को नीचे को जाओ, नीचे को, नीचे पानी में नीचे को, यहाँ गहरा बहुत है, उधर को जाओ। चीख पुकार मच जाती है। दूसरे किनारे पर खड़े लोग इस कोशिश में लग जाते हैं कि किसी तरह बस में फंसे लोगों की जान बचाई जा सके। तस्वीरों को देखकर और पानी का शोर सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। जो शख्स बस के एक हिस्से को पकड़कर खड़ा है, पानी उसकी कमर तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक चूक, एक पल की देरी और ये शख्स पानी के साथ बह सकता था। गनीमत ये रही कि स्कूल बस में ड्राइवर समेत 2 ही लोग थे। बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। दोनों लोगों ने वक्त रहते बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले के ऊपर से गुजरकर ये बस बच्चों को लेने के लिए ही जा रही थी। कल्पना करके ही दिल कांप उठता है कि अगर बस में बच्चे रहे होते तो कितना दर्दनाक हादसा हो सकता था। किरोड़ा नाले में आज सुबह एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में बहने की एक सूचना है, जिसमें कि ये भी संज्ञान में आया है कि ड्राइवर के द्वारा भी उसमें कुछ लापरवाही की गई थी, क्योंकि किरोड़ा का जलस्तर अभी इतना ज़्यादा नहीं था कि उसमें कोई बस बह जाए। लेकिन सौभाग्य से उस बस में कोई स्कूल के बच्चे बैठे नहीं थे, उसमें केवल ड्राइवर और कंडक्टर थे। दोनों ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और साथ में बस को भी बाहर निकाल दिया। ये घटना देश के तमाम हिस्सों में बारिश के बाद उफनते नदी नालों को पार करने वालों के लिए मिसाल है कि अगर एक बस जिसके सिर्फ टायर ही पानी में डूबे थे, अगर वो बह सकती है तो फिर इंसान और बाइक की बिसात ही क्या है। बस जिसका औसत वजन करीब 6000 किलो होता है, अगर टायर तक के पानी में 6000 किलो की बस खिलौने की तरह पलट सकती है तो अंदाजा लगाइए बारिश के बाद पानी जब सड़क पर आता है तो कितना ताकतवर होता है। बावजूद इसके चंपावत के ही दूसरे कोने में लोग क्या कर रहे हैं, देखिए। ये तस्वीर भी चंपावत के टनकपुर की ही है, जहां लोग जान हथेली पर लिए इस बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। पतली सी टहनी को मानो सुरक्षा का बेड़ा मान लिया गया है और पैदल से लेकर बाइक तक इसी बरसाती नाले के बीच से पार कराई जा रही है। ये रास्ता चंपावत में पूर्णागिरी धाम तक जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, इस बात से बेखबर कि पहाड़ी नाले किसी भी पल विकराल रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन लोग वाकई इस बात को समझ पाते तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें भला क्यों आती। तस्वीरों में जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी बहादुरी भरा नहीं है। जान जोखिम में डालकर दूसरे किनारे पर पहुंचना समझदारी भरा फैसला नहीं होता। सफेद रंग की ये ऑल्टो कार बहुत तेजी से पानी में उतरती है। लगता है कि एक ही बार में पूरा रास्ता पार कर जाएगी, लेकिन बीच पानी में पहुंचते ही रफ्तार कम होने लगती है। कुछ शोर भी सुनाई देता है, पर किस्मत अच्छी रही कि कार फंसी नहीं।
वरना बताइए जरा इन दो तस्वीरों में क्या फर्क है। जब भारी भरकम 6000 किलो वजन वाली बस को बरसाती पानी का बहाव अपने साथ ले जा सकता है, तो फिर ऑल्टो कार क्या चीज है। अफसोस की बात यह है कि लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। उफनती नदी के बहाव में एक शख्स बहता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों किनारों पर लोग मौजूद हैं कि किसी तरह बहते हुए शख्स को बचा लें, लेकिन पानी भयानक रूप ले चुका है। आंखों के सामने वो शख्स लहरों में समाता चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। आगे की तस्वीरों में मौत की इन लहरों के बीच बहती हुई जिंदगी का सिर्फ निशान दिखाई देता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की हैं, जहां 40 साल का एक शख्स नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां भी वही गलती हुई जिसकी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। बाढ़ के पानी का तेज बहाव था। युवक नदी को पार करके दूसरे किनारे पर दुकान से सामान लेने जा रहा था और फिर युवक का पैर फिसल गया। जिस जगह पैर फिसला वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद किया गया। एक कहानी खत्म होती है और लापरवाही की दूसरी कहानी सामने आकर खड़ी हो जाती है। 25 सेकंड की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां दूध से भरा टैंकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाढ़ के पानी को चीरता हुआ जा रहा था। तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि पानी रिहायशी इलाके में भरा है, क्योंकि दोनों तरफ मकान है और वहां लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही दूध से भरा ये टैंकर दाहिने मुड़ने की कोशिश करता है, पहले लड़खड़ाता है और फिर औंधे मुंह पानी में समा जाता है। पानी कितना ज्यादा था कि इतने बड़े टैंकर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाकी डूबा हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं कि पानी देखकर लापरवाही बरतने की गलती कतई न करें, यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन लापरवाही की ऐसी एक तस्वीर नहीं है। एक पल की लापरवाही के जान पर भारी पड़ जाने की तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर से भी आ चुकी हैं। तस्वीरें देखकर डर लगता है। अंडरपास में एक कार फंसी हुई है, छत तक डूबी हुई है। कार का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और तस्वीर देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि इस कार के साथ क्या हुआ होगा। इसमें लोग मौजूद रहे होंगे या नहीं। घटना रविवार शाम की है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस वक्त कार पानी में डूबी, उस वक्त उसमें 3 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस अंडरपास के पानी में कार 2 घंटे तक फंसी रही थी। बताया जा रहा है कि कार के अंडरपास में जाने से पहले यहां से एक ट्रैक्टर बाहर निकला था। कार चला रहे युवक को लगा कि वो भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही कार पुल के नीचे पहुंची, बंद हो गई और फिर तीनों पानी में फंस गए। गनीमत ये रही कि कार में सवार तीनों शख्स को तैरना आता था, तो कार जैसे ही पानी में फंसी, वो तीनों पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकले और उनकी जान बच गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। लापरवाही की मिसाल सिर्फ आम लोग पेश नहीं कर रहे, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी कर रहे हैं।
टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर की है। तस्वीरों में आपको जो सफेद रंग की बोलेरो दिखाई दे रही है वो किसी आम नागरिक की नहीं बल्कि श्री गंगानगर की जिला अधिकारी रुक्मणी रियार की है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने जा रही थी, लेकिन 4 फीट तक डूबे अंडरपास में खुद ही फंस गई। जिला अधिकारी की गाड़ी अंडरपास के इस पानी में क्यों और कैसे फंसी, उसकी वजह भी जान लीजिए। तस्वीरें 16 जुलाई की हैं, जब कलेक्टर को सूचना मिली कि कई इलाकों और कच्ची बस्तियों में लोग फंसे हुए हैं। कलेक्टर रुक्मणी बोलेरो में सवार होकर निकली। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और उनकी गाड़ी फंस गई। काफी देर की मशक्कत के बाद कलेक्टर को सुरक्षित निकाला जा सका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।